तो बच्चों इससे पहले हमने जो थर्ड पॉइंट से पहले देखा था और पढ़ा था मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता के अंतरों के बारे में हमने अंतर पढ़े थे। अब इसके बाद हम यहाँ थर्ड पॉइंट में देखते हैं मृदा क्षरण एवं संरक्षण, तो सॉइल इरेजन एंड कंजर्वेशन। तो क्या देखते हैं हम यहाँ पर कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि जो प्राकृतिक जो शक्तियां होती है और प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा जो कि मुख्य रूप से जल एवं वायु के द्वारा मृदा की ऊपरी जो परत है, ऊपरी परत जो कि ऊपरी परत होती है, जैसे मान लो ये मृदा है, ठीक है। अब इसमें क्या ये परत होती है, यहाँ पर इस तरह से परतों के रूप में मृदा विभाजित होती है। तो ऊपरी जो परत है टॉप लेयर, ये जो टॉप लेयर है ऊपरी, तो जल और वायु के द्वारा जो कि ऊपरी परत क्या होती है कि या तो जल के साथ बहकर या वायु के साथ में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। तो हम अगर देखें कि पौधे यानी कि पादप जो है जितना पोषक पदार्थ मृदा से अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उससे कई अधिक यानी कई गुना अधिक पोषक पदार्थ जो होते हैं वो मृदा से बहकर या उड़कर नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मृदा क्षरण को रोकने के लिए मृदा का संरक्षण करना आवश्यक है। मृदा का यहाँ पर देखो, क्षरण का मतलब क्या होता है, मृदा का कटाव। संरक्षण का मतलब यहाँ पर बचाव, यानी कि मृदा का क्षरण हो रहा है यहाँ पर क्षरण में, तो वो हो रहा है कटाव मृदा का जल और वायु के द्वारा। और यहाँ पर ये संरक्षण, तो मृदा को हम किस प्रकार से रोका जा सके या बचाया जा सके इस कटाव से, वो होता है संरक्षण। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि मृदा क्षरण को रोकने के लिए मृदा का संरक्षण किया जाना चाहिए। अब संरक्षण हम कैसे करेंगे, पेड़ पौधों के द्वारा, फसलों के द्वारा। तो पौधों को मृदा से आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति होती रहे तथा मृदा की उर्वरा शक्ति भी ज्यों की त्यों बनी रहे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, मृदा का यहाँ पर संरक्षण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम देखें कि यहाँ परिभाषा के रूप में, तो परिभाषा यहाँ पर हम सबसे पहले मृदा क्षरण की परिभाषा अगर हम देखें तो क्या देखते हैं मृदा क्षरण की परिभाषा में कि भौतिक रूप से मिट्टी का जो कटाव है, तो मिट्टी के जो कण होते हैं वो कण अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। यानी कि एक जो मृदा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित जो होती है, स्थानांतरित होती है, तो जल और वायु के द्वारा मृदा का कटाव हो जाता है। इसे हम कहते हैं मृदा क्षरण। तो परिभाषा के रूप में हम देखें कि भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। अब मृदा का जो पृथक्करण है, अलग अलग जो कटाव के कारण अलग अलग हुई मृदा, और परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो मृदा क्षरण कहलाता है। तो अगर हम देखें कई जो कि अधिकांश जो दशाएं होती है इनमें जो कि जल का जो कि परिवहन कारक होता है, मुख्य रूप से जल का परिवहन होता है कि जल के द्वारा बहकर जाना या वायु के साथ उड़कर जाना, ये प्रमुख कारक होते हैं। लेकिन हवा भी इस कार्य को करती है। और अगर हम यहाँ देखते हैं कि मृदा जो कि संरक्षण के बारे में, तो मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, मृदा संरक्षण की परिभाषा अगर हम देखें तो मृदा संरक्षण में क्या होता है, मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों के द्वारा बहने अथवा कटने से बचाने की जो क्रिया होती है उसे मृदा संरक्षण कहा जाता है। परिभाषा समझ में आ गई होगी आपके, दोनों ही परिभाषा है यहाँ पर। पहली परिभाषा है मृदा क्षरण और दूसरी परिभाषा यहाँ पर मृदा संरक्षण। इसका विपरीत एकदम उल्टा, क्योंकि मृदा क्षरण में तो क्या है, यहाँ पर मिट्टी कट रही है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, किसके कारण, भौतिक जो कारक है उनके कारण। भौतिक, अब ये जो वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा जल बहकर जाता है तो मिट्टी का यहाँ पर कटाव होता है। अब ऊपरी जो परत होती है, तो ऊपरी परत में पोषक तत्वों की अधिकांशता होती है, अधिक मात्रा होती है, और वही पोषक तत्व बहकर चले जाते हैं।
तो भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। जबकि इसका विपरीत अगर हम देखें तो मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों के द्वारा बहने तथा कटने की जो प्रक्रिया है, इससे बचाने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहा जाता है। अब ये मृदा क्षरण के प्रकार देखते हैं। तो मृदा क्षरण के दो प्रकार है यहाँ पर, ठीक है। दो प्रकार कौन कौन से? प्राकृतिक क्षरण और दूसरा त्वरित क्षरण। तो प्राकृतिक क्षरण यहाँ पर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड के एग्रीकल्चर पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन था ये। तो पूछा गया था प्राकृतिक क्षरण किसे कहते हैं। तो देखो प्राकृतिक जो क्षरण है, प्राकृतिक क्षरण को कैसे समझेंगे इस परिभाषा को हम, तो वनस्पति से जो ढकी हुई होती है मृदा, और इस मृदा के जो कि प्राकृतिक जो रूप है, प्राकृतिक रूप से हवा और जल के द्वारा लगातार धीरे धीरे क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। तो धीरे धीरे होने वाला जो क्षरण है उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक क्षरण। कौन सा? कि वनस्पति से ढकी हुई, और वनस्पति जैसे मान लो कि मृदा है, ठीक है। अब ये मृदा है और यहाँ पर इसके ऊपर क्या है? वनस्पति है, इसमें ये पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर ये जैसे घास है, चारागाह, इस तरह से, और इससे ढकी हुई रहती है मृदा। अब ये ढकी हुई जो मृदा है तो ये प्राकृतिक रूप से अब हवा और जो जल है, यानी कि हवा का चलना, ठीक है। अब जब गर्मियों में लू चलती है तो लू चलने के साथ साथ हवा के साथ में मिट्टी उड़कर चली जाती है। इसी प्रकार वर्षा के दिनों में जल के साथ में मिट्टी बहकर चली जाती है। तो हवा तथा जल के द्वारा लगातार बिना रुके हुए और धीरे धीरे होने वाले क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। ये क्या हो गया? प्राकृतिक क्षरण पूछा गया 2019 में। सेकंड देखते हैं त्वरित क्षरण। त्वरित क्षरण की परिभाषा कैसे? कि जब भूमि की वनस्पति को पशुओं के द्वारा चराकर, खोदकर या जोतकर समाप्त कर दिया जाता है तो भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है। ऐसी मृदा में पानी व हवा के विघ्न यानी बाधा, विघ्न किसे कहते हैं? बाधा जब उत्पन्न होती है इन दोनों के द्वारा, तो हवा और जल के द्वारा जो विघ्न है यानी कि बाधा उत्पन्न होने के कारण अलग होने की गति, यानी कि इसके द्वारा जो अलग होती है, अलग होने की जो गति होती है वो मृदा निर्माण से कहीं अधिक होती है। कि देखो, एक तो मृदा का निर्माण होने में यानी मिट्टी को एक जगह इकट्ठा होने में कई वर्षों लग जाते हैं, उससे कहीं अधिक उसका क्षरण होता है। इस प्रकार के मृदा क्षरण को त्वरित क्षरण कहा जाता है। तो मृदा क्षरण की दो शक्तियों के बारे में देखेंगे। पहली शक्ति क्या है? जल, और दूसरी है वायु। तो यहाँ पर सबसे पहले जल द्वारा क्षरण। अब जल के द्वारा क्षरण कैसे होता है कि देखो, इसको समझने के लिए कि आवरण रहित यानी कि ऐसी मृदा जिसके ऊपर वनस्पति नहीं होती है। कैसे? जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? ये यहाँ पर मिट्टी की परत है, मृदा है, ये पेड़ पौधे, सीधे ये बादल है, और यहाँ से वर्षा की बूंदे सीधे प्रहार के रूप में यहाँ पर मिट्टी की परत पर लगती है। और प्रहार होने से क्या होता है कि जो इसकी चोट से यानी प्रहार से मृदा के कण तितर बितर होकर बिखर जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं, और गदमेले पानी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। और जो पानी है, वर्षा का जो जल है, वो जल उसके साथ मिट्टी मिलकर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार खेत की उपजाऊ जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी का जल के साथ क्षरण हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ऊपरी जो परत होती है, ऊपरी परत ही यानी ऊपरी जो संस्तर है मृदा का, वो ही सबसे अधिक उपजाऊ माना जाता है। और वही परत अगर मान लो जल क्षरण के द्वारा और बहकर चली गई तो मृदा की उर्वरा जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो जल के द्वारा मृदा के कटने व बहने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? जलीय क्षरण कहते हैं। फिर देखते हैं इसके अब 4 प्रकार है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं बौछार क्षरण। तो बौछार क्षरण किसे कहते हैं? बौछार क्षरण में क्या है कि मृदा क्षरण की ये प्रारंभिक अवस्था होती है। कौन सी? बौछार क्षरण। ये प्रारंभिक अवस्था है, शुरुआत की जो अवस्था उसको कहते हैं प्रारंभिक
अवस्था। जब वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती है तो मृदा के कणों को मूल स्थान से अलग कर देती है। तो जब वर्षा की जो बूंद है वो जमीन पर गिरेगी तो मृदा के कणों को अपने जो मूल स्थान से जो कि अलग कर देती है। इससे मृदा की जल प्रवेश क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो क्षरण है, इस प्रकार का जो क्षरण है वो क्या करता है कि जो मृदा है, मृदा की जल प्रवेश की क्षमता एक तो कम हो गई, कम होने का क्षरण वर्षा की बूंदों के आकार और गहनता से प्रभावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो क्षरण में यहाँ पर पहला है बौछार क्षरण, दूसरा होता है परत क्षरण, तीसरा होता है रील क्षरण और चौथा होता है अवनालिका क्षरण। इनको हम आगे देखेंगे।